इसकी जरूरत क्यों पेश आती है, ठीक है। सो जस्ट टू रीफ्रेज दिस थिंग एंड जस्ट टू ब्रिंग एवरीथिंग इनटू द रिकॉर्डिंग अगेन, कि Node.js की जरूरत इसलिए पड़ी सो दैट वी कैन रन द जावास्क्रिप्ट कोड विदाउट द नीड ऑफ द ब्राउजर। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं Node.js क्या है, तो आप सिंपल क्या कहेंगे, इट्स अ लाइब्रेरी। एक चीज ये लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। दूसरी चीज, इट हैज बीन बिल्ट ऑन टॉप ऑफ V8 इंजन, और V8 इंजन क्या है, जावास्क्रिप्ट का इंजन है जो जावास्क्रिप्ट को हेल्प करता है। बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज विद Node.js नाउ वी कैन गेट रिड ऑफ यूजिंग द ब्राउजर टू रन द जावास्क्रिप्ट। सो Node.js एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसे जावास्क्रिप्ट के V8 इंजन के टॉप पे लिखा गया, और ये क्या करता है, आपको जावास्क्रिप्ट कोड को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और Node.js अगर आप यूज़ करें तो आपको ब्राउजर की नीड खत्म हो जाती है। कल किसी बंदे ने सवाल पूछा था जी कि फिर विंडो का ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, तो यस, विंडो का ऑब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा, डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा, डोम भी खत्म हो जाएगा। बात समझ आइए, ना हमें Node.js में डोम मिलेगा, ना हमें डोम कहाँ से मिलता है, डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट होता है ना, डॉक्यूमेंट ही खत्म। डॉक्यूमेंट क्यों खत्म, डॉक्यूमेंट किधर मिलता है हमें, ब्राउजर में मिलता है, तो ब्राउजर ही खत्म। तो विंडो किधर मिलती है, जाहिर है ब्राउजर का कोई भी इंस्टेंस किसी न किसी विंडो में, ब्राउजर के कोई ना कोई इंस्टेंस वो विंडो ही होता है ना। विंडो पता है क्या होता है बाय द वे, ये जो ब्राउजर ये जो खुला है ना आपका, ये एक पूरी विंडो है, तो इसमें मल्टीपल टैब्स या मल्टीपल इंस्टेंसेस खुल सकते हैं। तो जब ये सारा कुछ खत्म हो गया तो सब कुछ, ना डोम रहा, ना डॉक्यूमेंट रहा, ना विंडो का ग्लोबल ऑब्जेक्ट रहा, और ना इससे रिलेटेड बाकी चीजें नहीं। लेकिन काफी सारी चीजें जो यहाँ पे वेब एपीआईज या ब्राउजर एपीआईज थी, वो उन्होंने नोड में शामिल कर दी हुई हैं। तो इसका मतलब है जैसे सेट टाइम आउट है, ये एपीआई किसकी थी, हमने कहा था कल, ब्राउजर की एपीआई थी। सेट टाइम इंटरवल है, ये ब्राउजर की एपीआई थी। फेच का फंक्शन है, ब्राउजर की एपीआई थी। यानी एजेक्स, जो एजेक्स कॉल करते हैं, एसिंक्रोनस कॉल टू द नेटवर्क रिसोर्स, वो क्या थी बेसिकली, वो ब्राउजर की एपीआई थी। तो ये सारी की सारी एपीआईज नॉर्मली अब नोड में भी शामिल हो चुकी हैं, लेकिन सारी चीजें जो ब्राउजर में शामिल थी वो नोड में शामिल नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि आप चाहते यही है कि यू वांट टू रन द जावास्क्रिप्ट कोड विदाउट द ब्राउजर, तो देन व्हाई डू यू नीड अ ब्राउजर फॉर दैट। तो अब अगर कल की डायग्राम को थोड़ा सा विजुअलाइज कर लें आप, तो कल की डायग्राम में मैंने जो बताया था ना, 3 पार्ट्स बताए थे, वो वेब एपीआई, तो अब उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, Node.js की एपीआई। तो समंदर को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ है कि Node.js को 3 मिनट में एक्सप्लेन करना, बट आई ट्राइड माई बेस्ट एक्चुअली टू टच एवरी एस्पेक्ट। क्यों Node.js, कहाँ Node.js, क्या Node.js, समझ आई बात। तो अब हम जब Node.js की बात करेंगे तो Node.js, अच्छा एक और बात, सम टाइम ऐसा होता है, और मे बी अभी आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन काफी सारे ES6 या इससे बियॉन्ड, यानी ES6 से इससे ऊपर के जो फीचर है वो ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता। काफी सारे फीचर्स अब सपोर्ट करने लग पड़े हैं मॉडर्न ब्राउजर्स, लेकिन हम ES6 के कुछ फीचर्स अभी भी ब्राउजर में अगर लिखें, यानी ES6 में कोई कोड लिखें और उसे ब्राउजर में रन करने की कोशिश करें, तो प्रोबेबली कुछ फंक्शनैलिटीज हैं मे बी वो काम ना करें। इसलिए आवर फर्स्ट पॉइंट इन टुडेज क्लास is going back to the Node.js website and to install the Node.js, because we are going to talk about ES6 features, and we suspect that some of the features of ES6 may not work in the browser, so that's why we are switching our environment from browser to Node.js, because ultimately we have to do that. तो बहुत होगी जावास्क्रिप्ट। तो अब हम चलते हैं जी, ES6 को पढ़ने से पहले आपको पास Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको कहा था जी कि जावास्क्रिप्ट को चलने के लिए क्या चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए। तो पहले एनवायरनमेंट था ब्राउजर, अब हम ब्राउजर में कोई कोड रन नहीं करना चाहते, तो फिर क्या करेंगे, हम Node.js करेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, वैसे मैंने बिल्कुल पहली क्लास में बता दिया कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की या डाउनलोड करने की जरूरत है, उसमें एक लिस्ट में ये भी था Node.js। आप इसका LTS वर्जन कर लें, LTS स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ये स्टेबल वर्जन होता है। लेटेस्ट वर्जन करें चलेगा, लेकिन समटाइम ये होता है कि चूंकि वो साथ साथ कोई उनको जो रिपोर्ट्स मिलती हैं उनकी फिक्सेस कर रहे होते हैं, तो मे बी समटाइम कुछ फीचर इसमें कुछ ना कुछ ब्रेक हो जाए, जो बहुत रेयर चांस होते हैं, लेकिन एनीवेज यू शुड ऑलवेज गो फॉर द LTS वर्जन, ठीक है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज, सबसे पहले मुझे अपने सिस्टम में चेक करना है कि मेरे सिस्टम में Node.js पहले से इंस्टॉल है या नहीं है। अगर पहले से इंस्टॉल नहीं है तो आई नीड टू इंस्टॉल इट। सो फॉर दैट लेट मी गो बैक टू द कमांड प्रॉम्प्ट। आप सिंपली स्टार्ट पर जाके कमांड प्रॉम्प्ट लिखेंगे, इस कमांड प्रॉम्प्ट को रन करेंगे और यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे NODE नोड माइनस या -v। तो अगर ये कमांड सक्सेसफुली चलती तो ये आपको नोड का वर्जन नंबर दे देती, नोड v 18.0 समथिंग लाइक दैट। अगर इस कमांड ने एरर दिया तो इसका मतलब आई डोंट हैव Node.js इंस्टॉल्ड इन माय सिस्टम, सो ऑल आई नीड टू डू इज आई हैव टू गो टू डाउनलोड द Node.js। सो मैं यहाँ पे इसे MSI फाइल होगी या exe फाइल होगी। MSI का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर
और exe होगी तो वो भी executable, विंडोज़ दोनों चीज़ों को सपोर्ट करता है. सो लेट मी जस्ट टेक अ मिनट और सो इन फैक्ट टू डाउनलोड इज़ वेरी क्विक, दैट्स गुड. अब मुझे इसे इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल आप डिफ़ॉल्ट जो इसके विज़र्ड में ऑप्शंस होते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग फैंसी. सो लेट मी डू दैट. लेट्स फिनिश. ओके, इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है. आपने सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट आई एक्सेप्ट दी लाइसेंसिंग ऑब्वियसली. फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ इंस्टॉल है वहीं इंस्टॉल होने दें इसको. ये होपफुली ग्लोबली इंस्टॉल कर देगा. ऑटोमेटिकली इंस्टॉल इसकी ज़रूरत नहीं है. आई मीन नेक्स्ट जाएं और इंस्टॉल पे जाके दैट्स डन. बाकी सारे के सारे परमिशन पूछेगा, यस कर दें तो ये आपका Node.js इंस्टॉल हो गया. तो अब आप जावास्क्रिप्ट लिखेंगे जब, तो आपको किसी भी किस्म की नहीं पड़ेगी ज़रूरत, एनवायरनमेंट या ब्राउज़र की ज़रूरत जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए एटलीस्ट नहीं पड़ेगी. सो लेट्स इसकी इंस्टॉलेशन को फिनिश हो लेने दें. वंस इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, तो अब मुझे ये चेक करना है, कंफर्म करना है कि मेरे सिस्टम में Node.js इंस्टॉल है या नहीं है. सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ प्रोबेबली आई हैव टू गो टू इशू द सेम कमांड -v. अभी तक इंस्टॉल नहीं है तो मे बी ये मुझे ये री ओपन करना पड़े. तो अगर आप दोबारा ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट तो इट शुड रिफ्लेक्ट द स्टेटस. ठीक है, node-v कर दें. सो दिस टाइम इट शुड नॉट गिव मी एन एरर, rather it should give me version 18.17.0. समटाइम अगर ये आपका रिफ्लेक्ट ना करे तो आप ब्राउज़र नहीं, कंसोल क्लोज करें, दोबारा ओपन करें तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ठीक है, सो अब 18.17.0 के साथ मेरे पास ये इंस्टॉल हो चुका है. अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और एक नई फाइल बनाऊँगा, नया फोल्डर बनाऊँगा Node.js के नाम से. प्रीवियसली वी हैड अ फोल्डर इन विच वी हैड अ HTML file because we were bound to create an HTML file to be able to see the output by the JavaScript because we had a limitation of running the JavaScript code inside the browser. That was a limitation. अब हम वो काम नहीं करेंगे, इसलिए मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ और इस नए फोल्डर में मैं Visual Studio Code के एक इंस्टेंस को ओपन कर रहा हूँ और इसको ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक सिंपल फाइल बनाऊँगा एंड दैट फाइल शुड बी कॉल्ड एनीथिंग. मैं इसे कहता हूँ जी app.js. सिंस नोटेड कि मैंने कोई भी index.html या HTML की कोई फाइल अब नहीं बनाई बिकॉज आई डोंट हैव दैट लिमिटेशन फॉर नाउ. और चूंकि ये .js के एक्सटेंशन के साथ फाइल है तो इसमें मुझे कोई टैग्स वैग्स की जरूरत नहीं, मैं स्ट्रेट अवे डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोना डू इज जस्ट राइट अ कंसोल स्टेटमेंट और इसमें कहते हैं जी कि हेलो फ्रॉम द फर्स्ट नोड स्क्रिप्ट, फर्स्ट JS स्क्रिप्ट बाय द वे, इन नोड. दैट्स इट. अब मैं इसे रन करूँगा तो कैसे करूँगा, इट्स वेरी सिंपल. चूँकि ब्राउज़र तो नहीं है अब आपके पास, तो अब आपको टर्मिनल चाहिए. ठीक है, तो अब आप जावास्क्रिप्ट का आउटपुट जो है वो टर्मिनल पे देख सकते हैं. तो आपका सवाल ये होगा जी कि हम रिएक्ट के केस में तो सारा कुछ आउटपुट ब्राउज़र पे ही देखेंगे, तो यस वो ब्राउज़र पे देखेंगे. लेकिन सपोज करें कि ये बैकएंड की एप्लीकेशन है और इसमें ब्राउज़र इन्वॉल्व ही नहीं है, तो हम ब्राउज़र के बगैर इसको अगर देखें तो कैसे देखेंगे. ऑल यू नीड टू डू इज़ यहाँ से कंट्रोल और बैक टिक, कीबोर्ड से की दबाएंगे, कंट्रोल बैक टिक. तो जो विंडोज़ वाला शेल है या कमांड प्रॉम्प्ट है वो नॉर्मली VS कोड के साथ बिल्ट इन भी होता है. ठीक है, ये वही प्रॉम्प्ट है जो हमने सेपरेटली खोला था. कंट्रोल बैकटिक से भी ओपन हो जाता है या यहाँ से जाएंगे आप टॉप पे मेन्यू बार में एंड यू कैन गो ऑल द वे टू द टर्मिनल और यहाँ से न्यू टर्मिनल. अब ये न्यू टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा. बाय डिफॉल्ट जिस फोल्डर में आप मौजूद हैं ये उसी फोल्डर में खुलेगा. आई एम इनसाइड द Node.js फोल्डर, इट इज़ इनसाइड द Node.js फोल्डर. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपने सिंपली करना है node app.js. if I run it, तो you can see my script has run hello from the first script in the Node.js. So मुझे ये Node.js की फाइल चलाने के लिए क्या करना है, सिंपली node की कमांड देनी है और node की कमांड देने का मतलब ये होता है कि now whatever file I want to give after the keyword node it will run into the Node.js. तो मैंने यहाँ लिखा app.js which was the name of my file. तो यहाँ पे ये सिंपली आई थिंक इसको बगैर एक्सटेंशन के भी चलना चाहिए. यस, बगैर एक्सटेंशन के भी चल जाएगी .js के बगैर भी. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आपने पहला स्क्रिप्ट ब्राउज़र से हट के कहाँ चला लिया, टर्मिनल में. टर्मिनल का मतलब टर्मिनल में नहीं चलाया ना, टर्मिनल तो मैं उसने सिर्फ एग्जीक्यूशन की. हमने चलाया कहाँ पे है, Node.js पे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को रन होने के लिए क्या चीज़ चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, इंजन चाहिए. ये किस इंजन पे काम कर रहा है, उसी V8 के टॉप पे जो Node.js का एनवायरनमेंट है उसके ऊपर. ठीक है, और इसके बिहाइंड द सीन सारी चीज़ें वो एज इट इज़ हैं जो कल एक्सप्लेन की थी. इसमें भी जब कोई फंक्शन लिखेंगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूशन के लिए कहाँ जाएगा, फंक्शन कॉल स्टैक
क्यू में जाएगी, मेमोरी कहाँ से यूज़ करेगी, हीप से यूज़ करेगी, और अगर कोई एसिंक्रोनस फंक्शनैलिटी होगी तो ये कॉल स्टैक क्यू से कहाँ जाएगी, Node.js की एपीआई में। Node.js की एपीआई में जब ये अपनी एग्जीक्यूशन खत्म कर लेगी तो कॉल बैक फंक्शन के तौर पे वापस कहाँ मूव करेगी, या माइक्रो टास्क में मूव क्यों करेगी, क्यू में, या टास्क क्यू में, या मैक्रो टास्क क्यू में, या माइक्रो टास्क क्यू में मूव करेगी, और वहाँ से इवेंट लूप जो है वो उसको 1 बाय 1 मूव करता रहेगा कहाँ पे, दोबारा कॉल स्टैक क्यू में, और वहाँ से फंक्शन एग्जीक्यूट होकर अपनी टर्मिनेशन खत्म कर रहा होगा। वो कॉन्सेप्ट सारा का सारा एज इट इज़ मौजूद है अपनी जगह पर, ठीक है। एनीवेज, सो अब हमने बेसिकली करने क्या है, मैंने कहा जी कि ES6 के हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, लेकिन ES6 भी क्या है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट ही है, और जावास्क्रिप्ट के कुछ एडवांस फीचर्स हैं। कल मैंने आपको लूप पढ़ाया था, फॉर लूप पढ़ाया था, और लूप किस लिए इस्तेमाल होता है, आइट्रेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। हम एक से ज़्यादा मतलब कर लें, एक से ग्रुप पर एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं, हम लूप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आज मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने लगा हूँ आपको, जो कि पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज उसका एक और एस्पेक्ट पढ़ाऊंगा। मेरे पास एक फॉर एग्जांपल अरे है टेस्ट, या मैं इसे कह दूं जी कि नम्स, और मैं इसको कह देता हूँ जी मेरे पास ये है 12, 14, 41, 70, 46 एंड 28। दिस इज एन अरे, ठीक है। कल मैंने कहा था जी कि कल नहीं, इनफैक्ट उससे पिछली क्लास में कहा था कि जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ क्या है, एक तो अरे भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट के साथ दो चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, एक मेथड और एक, तो इसका मतलब ये जो अरे है जिसका नाम नम्स रखा है मैंने, या नंबर्स रखा है मैंने, तो ये अरे है, तो इसके साथ क्या क्या चीज़ें एसोसिएटेड होंगी, मेथड और प्रॉपर्टीज। तो अब जो मेथड पढ़ाने लगा हूँ ये ES6 का नहीं है, ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है, लेकिन अरे के ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो मैं ये कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे मेरे पास इस अरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं चाहता हूँ इस अरे में कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करूँ, अरे की क्रिएशन के बाद कहीं जाके कोड के किसी दूसरे हिस्से में इस अरे में कोई नई चीज़ ऐड करूँ, तो जैसे आपको कहा था ना कि ऑब्जेक्ट में नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कहा था ना, पर्सन डॉट नेम इक्वल्स टू न्यू नेम, तो वो पुराने नेम को क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा, और अगर वो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में मौजूद ही नहीं तो वो नई प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी ऑब्जेक्ट में, ऐसा बोला था। अब आप देखें कि मैंने ये कहा कि नम्स, और नम्स के साथ अगर मैं डॉट लिखूं तो इसका मतलब है कि इसके साथ क्या क्या लिख सकता हूँ, या प्रॉपर्टी या, अब आपको नहीं पता कि अरे की कितनी प्रॉपर्टीज है और अरे के कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो कोई बात नहीं, ये साथ साथ आप पढ़ेंगे तो आप याद रखते रहेंगे। जैसे अभी एक मेथड पढ़ने लगे हैं, आप पढ़ने लगे हैं जी पुश, तो ये पुश क्या है, अभी तक प्रॉपर्टी है, और अगर मैं इसको ये कर दूं तो ये क्या है, और अगर इसमें कोई वैल्यू पास कर दूं तो ये क्या है, पैरामीटर है। बेसिक क्लियर है, तो कोई मसला नहीं है ना, कि इसका मतलब ये हुआ कि अरे के अंदर, या अरे का ऑब्जेक्ट है, उसका एक मेथड होता है पुश, जिसमें हम कोई भी वैल्यू पास करें एज अ पैरामीटर तो वो एक्चुअल अरे का पार्ट बन जाती है। यानी अब अगर मैं देखिएगा यहां पे जाके दोबारा करता हूं लॉग, और इसको करता हूं नम्स, तो मुझे क्या मिलेगा, 12, 14, 46 और 78, ऐसा ही है। ये भी मिलेगा क्योंकि ये बाद में क्या हो रहा है, उस अरे में पुश हो रहा है। तो जब भी किस अरे में नया एलिमेंट डालेंगे तो वो कहां जाके पुश होगा, अरे के एंड पे। वी हैव मेथड्स जिसमें अरे स्लाइस है, अरे स्प्लाइस है, अरे पुश है, अरे पॉप है, बहुत सारे फंक्शन है जिसमें आप किसी अरे के स्टार्ट में एलिमेंट ऐड करना चाहिए, अरे के एंड में एलिमेंट ऐड करना चाहिए, अरे के किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे, यानी आप चाहें तो अरे के स्टार्ट में करें, एंड पे करें, या किसी खास इंडेक्स पे करें, यानी अरे के 4th इंडेक्स पे कर दो, तो ये बाकी सारों को आगे पुश कर देगा, 4th पे जाके क्रिएट करेगा और 4 पे नया एलिमेंट पुश कर देगा। देयर आर आई मीन वेरियस मेथड्स, आप कह लें डजन्स ऑफ मेथड्स, लेकिन मैं चूंकि यहाँ पे आपको टू बी ऑनेस्ट आज एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, डीस्ट्रक्चरिंग और डीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एन अरे, या डीस्ट्रक्चरिंग होती क्या है, या स्प्रेड ऑपरेटर या रेस्ट ऑपरेटर क्या है, तो सिर्फ मैं इस पुश का ही सहारा लूंगा उस काम के लिए। तो मेरी ओरिजिनल अरे जो थी दैट वाज नम्स, और ओरिजिनल अरे में कितने एलिमेंट थे, 4। मैंने बाद में उस अरे को एक्सेस करके उसमें एक एलिमेंट और पुश किया, अब कितने हो गए, तो इसका मतलब है कि जब अब मैं यहाँ पे कंसोल करूंगा तो मुझे टोटल कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, यानी ये 23 जो है, जो मैंने बाद में ऐड किया था, दैट गॉट एडेड टू द ओरिजिनल अरे एट द एंड ऑफ द अरे। समझ आई बात। सो अब जहां से आगे ये 6 स्टार्ट होने लगा, बल्कि अभी भी एक और पॉइंट आता है। मुझे कोई बंदा ये बात बताए, कोई बंदा कोई शरीफ आदमी ये बताए कि अगर मैं यहां पे एक नई अरे बनाता हूं
लेट n इक्वल टू nums, ठीक। और जरा गौर से और सोच के जवाब दीजिएगा, अब आपसे पूछने का टाइम है। यहां पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। मैंने कहा जी कि नम्स में कितनी वैल्यूज है, 12, 14, 46 और 78, और मैंने कहा नम्स को स्टोर कर दो किस में, n में स्टोर कर दो, और फिर नम्स में पुश कर दो 23, और डिस्प्ले किसको कर दो, n को। थोड़ी सी मैंने मैनिपुलेशन की है, थोड़ी सी ट्रिक खेली है, जरा मुझे बताएं n का आउटपुट क्या आएगा। सॉरी सर ये रेफरेंस एरे तो रेफरेंस बेस्ड काम करती है। ठीक हो गया, आप जो ऑनलाइन बोल रहे हैं आप ठीक बोल रहे हैं, आप चुप कर जाएं थोड़ी देर के लिए इसका मतलब आपको पता है। थैंक यू बाय द वे फॉर योर रिस्पांस। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, मुझे सिर्फ कहानी ना बताएं ना, मुझे सिर्फ ये बताएं कि n मैंने लॉक किया है, जब मैं इसे रन करूंगा मुझे आउटपुट क्या होगा। आप जो बता रहे हैं मैं भी ठीक बता रहे हो, बट आई जस्ट वांट एवरीबडी टू गेट इन, क्योंकि इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली जो बच्चे ने ऑनलाइन बताया रेफरेंस बेस्ड और वैल्यू बेस्ड, वो बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होगा जिसको नहीं पता बेसिक्स, ठीक है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप मुझे सिर्फ ये बता दें कंसोल लॉग n है, आउटपुट क्या आएगा, बस सिर्फ। यानी 12, 14, 46 और 78 और 23 भी आएंगे। आपका ये पॉइंट है, ठीक हो गया। आपका क्या ख्याल है? यानी 23 नहीं होगा, बीच में बाकी सारी होंगी। टेक्निकली तो ऐसे ही होना चाहिए ना। देखें, अच्छा किसी और का कोई ख्याल है जो इनसे अग्री या डिसएग्री करे, या आप अपना अपना वर्जन दे दें। एन में क्या आएगा? चार नहीं, साइन ही हुआ है ना टेक्निकली। देखें और तो कुछ नहीं हो रहा, कसम से साइन ही हो रहा है। अगर मगर नहीं बात, मुझे सिर्फ एन की आउटपुट बताएं। अगर मगर की बात तो फिर 4 होंगी। ओके, आप क्यों? देखें, आप गौर से नहीं देख रहे स्टेटमेंट को, मैं दोबारा बताता हूं आपको। नम्स में कितनी वैल्यू पड़ी हुई है? 4। ये नम्स की 4 वैल्यू n में असाइन हो चुकी हैं। असाइन होने के बाद n में वैल्यूज 4 पूरी हो चुकी हैं। मैंने उसके बाद नम्स में पुश की है, तो n में कितनी पड़ी थी? 4 ना। तो n को तो छेड़ा ही नहीं मैंने, n को तो छेड़ा ही नहीं ना, n में 4 ही पड़ी हुई है। नई वैल्यू किस में पुश कर रहा हूं? नम्स में पुश कर रहा हूं, और फिर n को डिस्प्ले कर रहा हूं, तो n में तो छेड़ा ही नहीं, तो n में कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 4 ही होनी चाहिए ना। हाँ, मैंने बेवकूफ बना लिया ना आपको जी। कितनी होनी चाहिए? 4 होंगी जी। नहीं, फिर 4 होंगी 5 होंगी ये बताएं, बाद में करते पहले करते। 4 होंगी जी, 4 होंगी जी, 4 ही होंगी जी। आप पहला दिन है आपका आज। ओके ग्रेट, वेलकम। 5 होंगी। अच्छा, 2 बंदे कह रहे हैं 5 होंगी, बाकी पीछे इमाम साहब के अल्लाह अकबर। एक ऑनलाइन में कह रही है। अच्छा चले, अच्छा हुआ। असल में मैं ये सिर्फ ये चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं चाह रहा कि आपको शर्मिंदा करूँ या आपको आंसर आता या नहीं आता। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप किसी चीज़ को बारीकी से पढ़ के तो देखेंगे हो क्या रहा है। बेसिकली टेक्निकली अपेरेंटली 4 वैल्यूज होनी चाहिए, क्योंकि नम्स, क्योंकि ये एक पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इसके बाद मैं जब डी स्ट्रक्चर ऑपरेटर समझाऊंगा या स्प्रेड ऑपरेटर या रेस्ट ऑपरेटर समझाऊंगा, तो ये आपको क्लियर करेगा कि 4 क्यों है, 5 क्यों नहीं है, 5 क्यों है, 4 क्यों नहीं है। और इसके पीछे एक और कॉन्सेप्ट है वैल्यू बेस्ड और रेफरेंस बेस्ड, तो वो समझाना चाह रहा हूं। बेसिकली टेक्निकली मेरे पास इस नम्स में कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 4 ही है। जब मैंने नम्स को असाइन कर दिया n में, तो जो कुछ नम्स में था वो एज इट इज असाइन हो गया किस में? n में। तो नम्स में 4 था, तो n में भी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। अब मैंने नम्स में एक और वैल्यू पुश की, तो नम्स में 5 हो गई, लेकिन n में कितनी होनी चाहिए? 4 ही ना, क्योंकि n को तो नहीं छेड़ा। तो जब यहां मैंने n को डिस्प्ले किया, तो n में भी वो 5 हो जाएंगी। ये हुआ क्यों? आप जरा इसकी बात देखिएगा। यानी ये तो सबको पता लग गया, कंफ्यूज तो मेजॉरिटी थे, हुआ क्यों जरा देखिएगा गौर से। आउटपुट उसी तरह जैसे जावास्क्रिप्ट की फाइल रन की है, नोड और ऐप। अब मैंने कहा ना हम ब्राउजर पे डिपेंडेंट नहीं है, हमने ब्राउजर से जान छुड़ा ली। हम सारा कोड किस पर रन करेंगे? अब Node.js पे रन करेंगे। तो Node.js की फाइल को रन करने के लिए टर्मिनल आप नोड और फाइल का नाम लिखे app.js एक्सटेंशन के साथ ये बताया। अब ये हुआ क्या बेसिकली देखिएगा। बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट होते हैं मेमोरी के। एक, कल मैंने मेमोरी का एक एरिया बताया था आपको, हीप, और आज एक और बता रहा हूं हीप। ये मैं आपको हीप और स्टैक जरा शक्ल ही डिफरेंट बना लूं ताकि आपको जरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये मेरा, मैंने आपको कहा था रैम जो है ना, रैम
इसके दो तीन हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व रहता है, जिसको यूजर यूज नहीं कर सकता। एक हिस्सा होता है जिसको हम नाम देते हैं, ये बेसिकली उसकी रिप्रेजेंटेशन है, मतलब आप अज्यूम करेंगे ऐसा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं है, वो जाहिर है प्रैक्टिकली। मेमोरी का एक एरिया है हीप। वैसे हीप का मतलब क्या होता है? कूड़े का ढेर। जहां भी आप ये कूड़े कचरे का ढेर देखते हैं तो उसे हीप कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से गंदी से डायग्राम बना के, मतलब गंदी से तो नहीं, हीप टाइप शेप दे दी। और मेमोरी का एक दूसरा एरिया होता है जिसमें क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। तो मेमोरी में ये दो एरियाज बड़े ज़्यादा यूज करते हैं प्रोग्रामर्स। ये है स्टैक हमारा, और स्टैक का मतलब तो वही है, आपको पता है कि एनीथिंग दैट वी पुट आर प्लेस ऑन टॉप ऑफ ईच अदर दैट बिकम्स अ स्टैक। और स्टैक का मतलब आपको पता है कि वो लीफो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, वगैरह वगैरह, वो जो कल कहानी पढ़ी थी हमने। अब जो मैं बताना चाह रहा हूं कि नॉर्मली याद रखिएगा, हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप्स हैं। एक हमारे पास है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। यानी एक है हमारे पास नंबर, दूसरा है हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग, तीसरा है हमारे पास बुलियन। ये तीन मेजॉरिटी डेटा टाइप्स हमने यूज किए हैं, यानी सिंपल टाइप डेटा टाइप्स हैं। इनको नॉर्मली हम प्रिमिटिव्स भी कहते हैं बाकी लैंग्वेज में। जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव इतना ज्यादा पढ़ा नहीं जाता, ना देखा जाता है या सुना जाता है, लेकिन आप कह सकते हैं इसको। अच्छा, नॉर्मली जब भी किसी वेरिएबल में, लेट्स सपोज आपने a इक्वल्स टू 23 यूज किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेमोरी में जाके, अभी तक मैं स्टैक की बात करूं, मेमोरी में जाके एक जगह बनेगी a, और ये जो वैल्यू असाइन हो रही है इसको 23, ये उस जगह पे जाके खुद स्टोर हो जाएगी। ठीक होगी बात? यानी ये मैं बता के रहा हूं कि ऑब्जेक्ट और नॉर्मल सिंपल वैल्यू ये मेमोरी में डिफरेंट तरीके से स्टोर होती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इसकी फिलॉसफी इधर ही पड़ी है। तो जब मैंने ये लिखा तो एग्जैक्टली वैल्यू जाके उस स्टैक पे स्टोर होगी, मे बी स्ट्रिंग भी जाके स्टोर होगी। स्ट्रिंग के साथ वैसे मैनिपुलेशन भी होती है। स्ट्रिंग बाय द वे बाकी लैंग्वेजेस में क्लास बनी होती है जो एक्चुअली वो भी रेफरेंस टाइप होती है, लेकिन जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी। बुलियन अगर मैं आपको कहूंगा तो यहाँ, यानी मैं अगर कहूंगा t इक्वल्स टू ट्रू, तो इसका मतलब है मेमोरी में जाके एक t नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा और इसके अंदर कोई वैल्यू ट्रू या फॉल्स एज इट इज जाके स्टोर हो जाएगी। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि मेमोरी में यानी स्टैक पे जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, आपको मेमोरी की डेफिनेशन बताई थी ना कि मैन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स, ईच ब्लॉक इज हैविंग अ यूनिक एड्रेस। हर एक मेमोरी ब्लॉक का एक यूनिक एड्रेस होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, ये मेमोरी में एक खास जगह पे जाके स्टोर हुआ, उस जगह का ऑब्वियसली कोई एड्रेस भी था। एड्रेस चूंकि मेमोराइज करना मुश्किल होता है तो हमने उसको एक नाम दे दिया ताकि हम अपने तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ सिर्फ याद करने की बात यह है कि जब भी हम कोई नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो जाके स्टैक में स्टोर होती है। वो वैल्यू फिजिकली जाके कहाँ स्टोर होती है? स्टैक में स्टोर होती है। इसलिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली वी क्रिएटेड अ वेरिएबल and we assigned a value to it and that value has been stored into the memory in the stack. अब प्रॉब्लम यहां एक और आएगा, जब, यानी प्रॉब्लम तब आएगा जब हम एक ऑब्जेक्ट कहीं स्टोर करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप और एक ऑब्जेक्ट में मल्टीपल टाइप्स की इंफॉर्मेशन होती है। तो ऑब्जेक्ट कभी भी आके स्टैक पे फिजिकली स्टोर नहीं होगा। व्हाट विल हैपन इज कि अगर मैं लेट्स सपोज यहां मैंने p लिखा और p के साथ मैंने ऑब्जेक्ट लिटरल को इस्तेमाल करके यहाँ की नेम और वैल्यू नेम, यहाँ की, यहाँ वैल्यू, यहाँ प्रॉपर्टी की, यहाँ वैल्यू, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो नॉर्मली जब ये टेक्निकली तो ये होना चाहिए ना कि लेट p का मतलब ये है कि p मेमोरी का एक, यानी मेमोरी में एक जगह ऑक्यूपाई हुई और p ने ये जगह होल्ड की। अब इसका भी कोई एड्रेस होगा, समझ आई बात? तो नॉर्मली जब ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं मेमोरी में, तो जो ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज होती हैं वो स्टोर होती हैं हीप पे। अब जाहिर है हीप भी एक मेमोरी लोकेशन है, तो इसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। और जब भी आप किसी भी वेरिएबल में ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं तो फर्क सिर्फ ये है कि ऑब्जेक्ट डजंट गेट स्टोर्ड फिजिकली इनटू द स्टैक। ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो स्टोर कहां पे होती है? हीप के किसी एरिया में होती है, और उस हीप जिस पर वो हमारी वैल्यू स्टोर हुई उसका जो एड्रेस है वो हमारा स्टैक पे आके स्टोर होता है। दैट्स द डिफरेंस। अगर नॉर्मल कोई वेरिएबल होगा, उसमें कोई नंबर, स्ट्रिंग या बुलियन वैल्यू असाइन होगी,
तो वो फिजिकली कहां स्टोर होगी? स्टैक पे। लेकिन जब आप कोई ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे किसी वेरिएबल में, तो स्टैक पे वेरिएबल तो क्रिएट होगा, लेकिन उस वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा होगा? एड्रेस। किसका? हीप पर मौजूद उस लोकेशन का जहां उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू असाइन हो रही है। तो अब अगर मैं इस सारी चीज को जरा शॉर्ट फॉर्म में बयान करूं, तो आप याद रखेंगे कि जब आप कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं डायरेक्ट, यानी नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन, स्ट्रेट अवे मैंने 3 के नाम ले लिए फिलहाल, जब ये स्टोर करेंगे तो ये जाके फिजिकली कहां स्टोर होगी? स्टैक पे। जब आप कोई ऑब्जेक्ट किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट स्टैक पे स्टोर नहीं होगा, स्टैक पे उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यानी एड्रेस स्टोर होगा। ऑब्जेक्ट फिजिकली खुद किधर स्टोर होगा? हीप पे जाके स्टोर होगा। ये बात क्लियर आ गई है? ये बात क्लियर होगी ना? अब जब मैंने ऑब्जेक्ट बोला तो अरे क्या है? अरे क्या है भाई, क्यों बोल रहे हैं? फंक्शन क्या है? तो कल आपने सवाल पूछा था कि फंक्शन भी स्पेस लेता है, कहां लेता है? तो पता लग गया कहां लेगा वो फंक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो कहां लेगा स्पेस? हीप पे लेना। शॉर्ट सारी चीजें ऑब्जेक्ट हैं जावास्क्रिप्ट। सॉरी, मैं कह रहा हूँ शॉर्ट जावास्क्रिप्ट में हर चीज ही ऑब्जेक्ट है। दैट्स ग्रेट बेटा, वेरी गुड पॉइंट। और यही बात मैं तो तीन तीनों से समझाने की कोशिश करूंगा, यूं समझ लें कि जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक होगी बात? लेकिन जाहिर है एवरीथिंग में इसलिए इस स्टेटमेंट को बोलते हुए थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहा हूं कि फिर आप मुझसे पूछेंगे जी कि ये नंबर है तो फिर तो ये भी ऑब्जेक्ट हुआ। जब आपने कहा एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट तो फिर तो ये नंबर भी ऑब्जेक्ट हुआ। तो मैं इसलिए इस स्टेटमेंट को बोलने से थोड़ा सा कतरा रहा हूं, लेकिन यू कैन थिंक ऑफ, यानी जब भी मैंने ये स्टेटमेंट बोली तो मैंने कहा यू कैन थिंक ऑफ इट एज एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं ऑब्वियसली। ये चीज समझ आ गई है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं कोई फंक्शन क्रिएट करूंगा, उस फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर करूंगा, तो मतलब क्या होगा? ये वेरिएबल स्टैक पे है और इसके अंदर जो फंक्शन को डाटा वगैरह चाहिए या फंक्शन को खुद स्पेस चाहिए वो कहां पे होगी? हीप पे होगी। जब एक अरे है, अरे क्रिएट करके किसी वेरिएबल में स्टोर करूंगा तो वेरिएबल कहां होगा? स्टैक पे। उस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा? एड्रेस ऑफ द लोकेशन वेयर दैट ऑब्जेक्ट हैज फिजिकली बीन स्टोर्ड, और वो कहां स्टोर होगा? हीप पे स्टोर होगा। अब जरा ये जो ऑनलाइन, अब सॉरी बेटा मैं आपका नाम नहीं जानता, आपने जवाब जो दिया था शुरू में कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है वैल्यू बेस्ड और रेफरेंस बेस्ड। तो ये जो सर उस्मान, जी उस्मान, थैंक यू बेटा। आपने वो पहले जो स्टेटमेंट दी थी मैंने जरा उसे एलैबोरेट कर दिया। अब जरा आपकी स्टेटमेंट को रीफ्रेज करके मैं बोलना चाह रहा हूँ, बल्कि रीफ्रेज नहीं, बिल्कुल जैसे आपने बोली वैसे ही बोलना चाह रहा हूँ। हमारे पास सिर्फ 2 तरह की डेटा टाइप्स होती हैं। इन अदर वर्ड्स, डेटा स्टोर करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है वैल्यू बेस्ड और एक होता है रेफरेंस बेस्ड। वैल्यू बेस्ड का मतलब ये होता है कि वैल्यू फिजिकली जाके स्टैक में स्टोर होगी, और रेफरेंस बेस्ड का मतलब ये है कि स्टैक पे सिर्फ एड्रेस स्टोर होगा, वैल्यू कहां पे स्टोर होगी? हीप पे स्टोर होगी। वैल्यू कहां पे स्टोर होगी? हीप पे स्टोर होगी। वैल्यू कहां पे स्टोर होगी? हीप पे स्टोर होगी। अगर ये पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा या नहीं आया तो मुझे बताएं, ये पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा इसके बगैर। ये जो समझाना चाह रहा हूं एक्चुअली, जिसके लिए मैं यहां पे आया हूं डायग्राम के, सारा कुछ किस चीज को रिपीट कर दूं ये बताएं ना। आई रिपीट, लेट मी रिपीट, मैं समराइज कर देता हूं कि जब भी आप डेटा स्टोर करेंगे, अल्टीमेटली जितनी मर्जी दुनिया की जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या होता है? मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर करेंगे, क्योंकि सबसे कीमती रिसोर्स आपका पता है कौन सा है? मेमोरी है। एक प्रोग्रामर के लिए सबसे आप एक गेम डिजाइन करते हैं, ठीक, वो गेम उसमें आपने ऐसे महान ब्लेंडर मारे हुए हैं कि वो i3 पे चलती नहीं है, तो न चलने की सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। यानी उस गेम को डिजाइन करने के लिए उसके डेटा स्टोरेज या फंक्शन स्टोरेज के लिए जो वेरिएबल्स आपने लिखे हैं उनको ऑप्टिमाइज तरीके से, ऑप्टिमाइजेशन का ख्याल नहीं रखा। तो ऑप्टिमाइजेशन का ख्याल का मतलब क्या रखा है कि आपने मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन या मेमोरी में किस तरह स्टोर होनी है चीजें, उनका ख्याल नहीं रखा, तो वो गेम इतना बड़ा साइज ले लेगी कि जो लो उड़ोगी तो मेमोरी डाउन। और आजकल कुछ गेम ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा हैवी हैं, जो कम रैम पे चलती नहीं है, उन्होंने पहले लिखा होता है यार ये स्पेक्स हैं, तो बेसिकली उन्होंने अंदर क्या कहा, उन्होंने अंदर जो कारनामा अंजाम दिया होता है उनको पता होता है कि इस काम के लिए कितनी रैम चाहिए। तो बेसिकली ये सारी फिलॉसफी है जो हम रियल लाइफ में देख रहे, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि क्यों ऐसा होता है। बहरहाल एनीवेज, मैंने ये बोला है आपको कि जो सबसे कीमती रिसोर्स कंप्यूटिंग में हमारे पास होता है, प्रोसेसर तो होता ही होता है ना, ज़रा उसने प्रोसेसिंग करनी होती है, लेकिन उसके अलावा प्रोसेसर पे तो हमारा इख्तियार नहीं है ना, वो तो एक आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। तो हमारा इख्तियार किस चीज़ पे है? मेमोरी पे है। तो सबसे कीमती रिसोर्स बीइंग अ प्रोग्रामर हमारे लिए क्या है? मेमोरी है। ठीक है, तो हमने मेमोरी को एफिशिएंटली यूज करना है। तो अब जरा मैं इसको
बता रहा हूँ कि जब हम डाटा स्टोर करेंगे तो हम डाटा स्टोर करने के लिए मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड तरीका यूज करेंगे, पहली बात, ठीक है। अब डाटा दो तरह का है, सिर्फ दो तरह का डाटा है, या तो वो ऑब्जेक्ट है या कोई एक्चुअल वैल्यू है। वैल्यू में मैंने आपको कहा तीन है, या स्ट्रिंग है या बुलियन है या नंबर है। तो या तो डाटा स्ट्रिंग बुलियन नंबर के केस में है, इस केस में तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, या हमारे पास कॉम्प्लेक्स डाटा है। तो कॉम्प्लेक्स डाटा कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट। इस बात को तो अब एग्री है ना कि कॉम्प्लेक्स डाटा कौन सा होता है? इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब यह हुआ कि ब्रॉडली मेमोरी में डाटा स्टोर करने के दो तरीके हैं, एक तरीका ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने का है और दूसरा तरीका नॉर्मल चीजों को स्टोर करने का है, स्ट्रिंग, वैल्यू और नंबर। अब जो नॉर्मल चीजें हैं वो यानी स्टोर ऐसे ही होंगी कि मेमोरी हमारे पास क्या है, बेसिकली इट्स अ स्टैक। और मैंने आपको कहा कि मेमोरी को भी आप डिवाइड कर दें, मेमोरी का एक हिस्सा जो है वो स्टैक है, दूसरा हिस्सा जो है वो क्या है, हीप है, अल्टीमेटली है मेमोरी। ये हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको सेग्रीगेट किया हुआ है। अब सवाल यह है कि जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे, कोई भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो वेरिएबल कहां क्रिएट होगा? स्टैक पे। दैट्स, पल्ले बांध लें, इसको रट्टा लगा लें कि जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो वेरिएबल कहां क्रिएट होगा? इसका मतलब है कि वेरिएबल स्टैक में क्रिएट होने का मतलब यह है कि इसने जो जगह रिजर्व की है वो स्टैक पे की है। अब जब हम कोई वैल्यू उसमें असाइन करेंगे, एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया, लेट पी, पी ने जाके स्टैक में एक जगह ऑक्यूपाई कर ली, अब उस जगह में अभी है कुछ नहीं। अब हम जो वैल्यू वेरिएबल में असाइन करेंगे तो फिर डिसाइड होगा कि यार ये स्टैक पे इसकी डायरेक्ट एज इट इज वैल्यू स्टोर होनी है या इसका रेफरेंस स्टोर होना है। तो अब मिसाल के तौर पे वेरिएबल में हमने डायरेक्टली असाइन कर दिया नंबर, तो वो नंबर जाके डायरेक्ट स्टैक पे स्टोर हो गया। अब लेट सपोज आगे जाके कहीं और यूज केस हमने किसी वेरिएबल में क्या असाइन कर दिया, एक ऑब्जेक्ट। अब जावास्क्रिप्ट स्मार्ट एनफ, इसको पता लगे यार ये, अब क्योंकि ये डायनामिकली टाइप्ड है, रन टाइम पे ये डिसाइड करता है कि बेस्ड ऑन वैल्यू दैट इज इनकमिंग इनटू इट, इसको पता लगे यार ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लेक्स है, तो ये क्या करेगा, स्टैक पे जो वेरिएबल क्रिएट हुआ था इस पे, यानी ये ऑब्जेक्ट को हीप पे किसी जगह पे स्टोर करेगा, इसका एड्रेस पकड़ेगा और इस वेरिएबल में वो एड्रेस डाल देगा। सॉरी, हाँ ये रेफरेंस था। इस पे मैं आता हूं ना, बेसिकली अभी तो मैं इधर उलझा हुआ हूं क्योंकि इसकी रूट यही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हीप पे स्टोर होगा और स्टैक पे उस वेरिएबल के अगेंस्ट क्या स्टोर होगा, एड्रेस स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा? अब इस एड्रेस को हम बाज़ औक़ात कहेंगे ये रेफरेंस है, बाज़ औक़ात नहीं अक्सर कहेंगे। एड्रेस को क्या कहेंगे? रेफरेंस है। एड्रेस को क्या कहेंगे? किसी बंदे ने सुपरटेक आना है और उसको सुपरटेक का एड्रेस नहीं पता, तो मैं उसको एक रेफरेंस बताऊंगा कि जीपीओ पे खड़े हो और जीपीओ से हैदर रोड पे 5 मिनट की वॉक करें, आप सुपरटेक तक पहुंच जाएंगे। तो व्हाट आई एम टेलिंग हिम, रेफरेंस। आना उसने इधर ही है, रेफरेंस पॉइंट। तो बात कहने का मतलब ये है कि ये जो एड्रेस हम यहाँ, बेसिकली रेफरेंस का मतलब क्या है, वो भी कोई एक एड्रेस ही है ना। तो हम रेफरेंस को क्या बोल रहे होंगे, एड्रेस, और एड्रेस को क्या बोल रहे होंगे, रेफरेंस बोल रहे होंगे। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टोर होगा, ऑब्जेक्ट विल गेट स्टोर्ड इनटू द हीप और उसका जो रेफरेंस है या एड्रेस है वो स्टोर होगा उस वेरिएबल के अंदर। बस इतनी सी कहानी अगर आपको समझ आ गई है तो मैं इसको बंद करता हूं और अब यहां पे आता हूं। तो मुझे ये बताएं कि जब मैंने ये पूरी की पूरी अरे नम्स में स्टोर की तो नम्स में क्या स्टोर हुआ? आई रिपीट, मेरा सवाल अब दोबारा सुनिएगा और इस सवाल के पीछे पूरी वो फिलॉसफी है जो अभी समझा के आया हूं कि जब मैंने ये पूरी अरे नम्स में स्टोर की तो नम्स में क्या चीज स्टोर हुई? नम्स में क्या चीज स्टोर हुई? 4 नंबर्स। भाई बोल देना, नम्स में क्या चीज? हाँ ना बोले ना, 4 नंबर। यस, ऑनलाइन वाले ठीक है। अभी जो बोला है कि जब आप किसी भी वेरिएबल में ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल में स्टोर नहीं होगा, वेरिएबल में उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर होगा। तो अरे क्या है? तो नम्स में क्या स्टोर हो रहा है? नहीं समझ आई अभी तक बात? आ गई या नहीं आई? तो नम्स में क्या पड़ा होगा? रेफरेंस पड़ा होगा। किसका? इन चारों वैल्यूज का। बात समझ आई बात? अब जब मैंने नम्स को n में असाइन किया तो n को क्या मिला? वो चारों वैल्यूज, चारों वैल्यूज नहीं, चारों वैल्यूज का रेफरेंस यानी एड्रेस। इसका मतलब यह हुआ कि जब मैंने n इक्वल टू नम्स किया तो नम्स में भी वही रेफरेंस पड़ा हुआ है और n में भी। इसका मतलब है नम और n दोनों में क्या पड़ा हुआ है?
सेम चीज पड़ी हुई है। इसका मतलब जरा आप देखें, जरा अब इस चीज को मिला के यहां पे देखिएगा। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अगर मैंने यहां पे, मेरे पास स्टैक में 2 लोकेशंस हैं और मैंने 2 डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। जरा ये देखिएगा, एक वेरिएबल का नाम क्या है नम, दूसरे वेरिएबल का नाम क्या है एन। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे क्रिएट हो जाएगा नम्स और यहां पे क्रिएट हो जाएगा एन। अब मुझे ये बताएं कि नम्स में क्या साइन हो रहा है, ये वैल्यूज, तो ये वैल्यूज कहां आएंगी, ये कहीं हीप में स्टोर होगी, ये पूरी की पूरी अरे एज इट इज हीप में स्टोर होगी, और इसका जो एड्रेस होगा वो उठ के कहां चला जाएगा, स्टैक पे चला जाएगा, यानी ये होगा 0x111। बड़े गौर से ये बात सुनिएगा। इसका मतलब है नम्स मेमोरी में एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, जब मैंने उसमें वैल्यूज असाइन की तो वो वैल्यूज कहां चली गई, हीप में, और यहां नम्स के अंदर क्या आ गया, उसका रेफरेंस। अब अगली बात देखें, मैंने नम्स को उठा के असाइन कर दिया किसमें, एन में, तो इसका मतलब है नम्स की वैल्यू जो है, नम्स की वैल्यू क्या, एक एड्रेस है ना, एग्जैक्टली यही वैल्यू किधर आ जाएगी। तो अब मुझे आप ये बताएं कि नम्स में जो चीज, जो एड्रेस नम में पड़ा हुआ है वही नम एन में पड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब है इस एड्रेस को लेके जब ये चीज ढूंढेगा तो ये इसे कहां मिलेगी, उसी एड्रेस में मिलेगी। इस केस में नम्स और एन बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन ऑन द हीप। नहीं समझ आई अभी तक बात? तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है कि जब हम, मैं इसीलिए पहले आपको कहा था, उस दिन भी कहा था कि भाई अरे इज एन ऑब्जेक्ट, फंक्शन इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। अगर आप ये पिलर समझ के, तो उस दिन आपने ऑब्जेक्ट लिटरल से समझ के आपने जश्न मनाया था जी हमको ऑब्जेक्ट समझ आ गया, इसका मतलब पूरी जावास्क्रिप्ट समझ आ गई। ये आखिरी पॉइंट है, इसके बाद कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स स्टिल इजी, मैं ये समझता हूं। तो अब जब ये दोनों चीजें सेम चीज को पॉइंट कर रही हैं, तो अगर मैं इस डेटा में कोई चेंज कर दूं तो वो चेंज किस में रिफ्लेक्ट होगा, एन में, नम्स में, या दोनों में? दोनों में ना, क्योंकि मैं पीछे से जाके डेटा सोर्स चेंज कर रहा हूं। तो इफ एन एंड नम्स बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन, तो उस लोकेशन में जाहिर है आप किचन के शेल्फ पे एक दूध का गिलास पड़ा हुआ है और उस शेल्फ तक अप्रोच करने के 2 रास्ते हैं, एक किचन की पिछली खिड़की से और एक किचन के नॉर्मल रास्ते से, ठीक है। तो अब जो बंदा दूध पीने के 2 कैंडिडेट्स हैं, गिलास एक ही है, तो आप चाहे इस रास्ते से आए चाहे पिछले रास्ते से आए, गिलास उसी को पॉइंट करेंगे। अब कोई बंदा बीच में तीसरा आता है और वह दूध में मिलावट करके पानी डाल देता है, तो अब ये जो 2 कैंडिडेट्स दूध की तरफ देख रहे हैं, बेसिकली बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम ग्लास, तो इसका मतलब है जो दूध अफेक्टेड होगा वो दोनों के लिए होगा। बात समझ आ गई है? पता नहीं ये रफ एग्जांपल्स या रॉ एग्जांपल्स आपको समझ आती है नहीं आती, लेकिन दिस इज वन। तो अब मैंने क्या कहा जी, जस्ट टू समराइज, मैंने एक अरे स्टोर कर दी नम्स में, तो एक्चुअली नम्स में क्या स्टोर हुआ, अरे खुद नहीं, अरे का रेफरेंस। अब जब मैंने नम्स को असाइन कर दिया एन में, तो नम्स के अंदर जो वैल्यू थी वो एक्चुअली एड्रेस था, तो वही एड्रेस कॉपी होकर किस में चला गया, एन में चला गया। तो एक्चुअली बिहाइंड द सीन नम्स और एन दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। अब जब मैंने किया नम्स में नम्स डॉट पुश 23, तो वो पुश किधर हुआ, इधर हुआ ना 23। तो मुझे बताएं नम को या एन दोनों में से किसी को भी लॉक करें तो ये दोनों सेम को पॉइंट करें, तो वही वैल्यू उठा के लाएंगे ना यहाँ पे। दैट्स द रीजन दैट आई एम कंसोलिंग लॉग एन विदाउट टचिंग इट, but it still actually is reflecting the new value that has been pushed in another array, ऊपर चूंकि मैं असाइन कर चुका हूं इसको। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, इसमें अभी तक कोई ये 6 इन्वॉल्व नहीं है, ये नॉर्मल बिहेवियर है। अब जो काम करना चाहता हूं वो ये कि अब अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा, क्योंकि ये बिहेवियर बहुत सारी जगहों पर रिक्वायर्ड है और बहुत सारी जगहों पर ये बिहेवियर रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप ये चाहते हैं कि इस एन में मैं रेफरेंस कॉपी ना करूं बल्कि इस अरे की एक कॉपी, अभी क्या हो रहा है, ओरिजिनल रेफरेंस कॉपी हो रहा है ना, तो मैं चाहता हूं कि ये रेफरेंस कॉपी ना हो बल्कि इस अरे की क्या बने, एक कॉपी बने, और वो कॉपी असाइन हो। क्यों? ताकि मैं जब फिर नम्स में पुश करूं तो वो एन को इफेक्ट ना करे। समझ आई बात ना? ये नहीं, इन दोनों की इंटरडिपेंडेंसी आपस में खत्म हो जाए। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये इंटरडिपेंडेंट है क्यों, फिर ये उसके बाद हल निकालना है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, अरे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो जिस अरे की कॉपी बनाना चाहते हैं आप उसको किस में डाल दें, स्क्वायर ब्रैकेट में, और आप इसके स्टार्ट में डाल दें 1 2 और 3, 3 डॉट्स डाल दें। बात समझ आ गई है? अब जब 3 डॉट डालेंगे
तो अब अगर आप यहाँ पे Node.js को रन करेंगे तो कैन यू सी दिस 12, 14, 46 और 78, यानी इस n में अब ये 23 रिफ्लेक्ट नहीं हुई। अब हुआ क्या है और ये 3 डॉट्स क्या हैं, जरा इसको समझिएगा। दिस इज द फर्स्ट ES6 फीचर बेसिकली, मेरा जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है ना, ये पहला है। ये जो 3 डॉट्स है ना, इन 3 डॉट्स को कहते हैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर। क्या कहते हैं? स्प्रेड ऑपरेटर। जहां भी 3 डॉट्स लिखे हुए देखें तो उसके 2 नाम हैं, या तो वो स्प्रेड ऑपरेटर होगा या वो रेस्ट ऑपरेटर होगा। तो इस केस में ये क्या है? स्प्रेड ऑपरेटर। अभी रेस्ट पे नहीं जा रहा, जब रेस्ट पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा रेस्ट क्या होता है। तो जब भी आप किसी भी अरे के स्टार्ट में 3 डॉट्स लिखे हुए देखेंगे तो आप क्या कहेंगे? वो क्या है? स्प्रेड ऑपरेटर। यानी आप फिलहाल ये समझेंगे कि या वो स्प्रेड ऑपरेटर है या वो रेस्ट ऑपरेटर है, लेकिन रेस्ट अभी पढ़ाया नहीं है तो मैं इसे फिलहाल क्या कहूंगा? तो 3 डॉट मीन स्प्रेड। स्प्रेड ऑपरेटर करता क्या है? स्प्रेड ऑपरेटर ये करता है कि ओरिजिनल अरे की एक कॉपी क्रिएट कर देता है। यानी इंस्टेड ऑफ एक्चुअली assigning the reference to the new variable, if you want to assign the whole array to the new variable, then you have to spread that array first and then assign it to the new variable. तो इसका मतलब है अब n में क्या पड़ा हुआ है? nums की कॉपी, एड्रेस नहीं। और अल्टीमेटली तो वो भी एड्रेस ही होगा, बिकॉज जो अरे की कॉपी अरे बनेगी, लेकिन ये मेमोरी में ये हो जाएगा। यानी आप यूँ समझें, क्योंकि मैं बार बार मेमोरी का जिक्र नहीं करना चाह रहा, बाज़ लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स होता है। तो अगर मैं ये दोबारा बना दूं तो मैं ये कहूँगा कि ये हीप है, ये नम्स और n अगेन थे, ये मेरी नम्स की थी एक अरे। जब मैंने स्प्रेड कर दिया तो ये एक नई अरे क्रिएट हो गई, और अब ये जो n है ये इसको पॉइंट कर रहा है, और ये नम्स है ये इसको पॉइंट कर रहा है। अब n में चेंज करें, नम में चेंज करें, दोनों का एक दूसरे पे कोई असर नहीं होगा। दिस इज बेसिकली अ स्प्रेड ऑपरेटर। बढ़ जाएगी, तो इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह स्प्रेड ऑपरेटर रेस्ट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ये एक फीचर है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, और यूज़ इसे हम वहाँ करेंगे जहाँ चाहिए होगा। ठीक है, अभी तक तो हम ये पढ़ ही नहीं रहे ना कि कहाँ इसको यूज़ करना है और कहाँ, और ये सवाल भी नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता कि स्प्रेड ऑपरेटर होता क्या। ठीक है, तो जब हम एक चीज़ पढ़ लेंगे फिर उसको यूज़ कैसे करना है। मतलब आप बिजली लगाते हैं घर पर, तो बिजली लगाते हुए बापडा वाले कहेंगे यार ये बंदों को मार नहीं देती, तो आगे से क्या जवाब? भाई मैं बिजली लगा रहा हूँ, अब यूज पे, आपके यूज पे, अब जगह नंगी तार को पकड़ेंगे तो मारेगी ना आपको। तो आपने उसको यूज कैसे करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, दैट डिपेंड्स ऑन यूज केस। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्प्रेड ऑपरेटर, तो आप पहले ही पूछ लें बंदा मार नहीं जाएगा इतना, वही यूज आपने करनी है जहाँ यूज केस होगा उसकी। एनीवेज जी, स्प्रेड ऑपरेटर क्लियर हो गया आपको? इस पर किसी को मसला तो नहीं है? अब जब मैं इसके बाद इसको रेस्ट बनाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा। अच्छा, सेम चीज होती है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज देखते हैं। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है तो अब जरा गौर से देखिएगा, मेरे इस अरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3 और 4। नॉर्मली हम अरे के किसी एक इंडेक्स को कैसे एक्सेस करते हैं? नम्स ऑफ 1। तो मुझे क्या एक्सेस होगा? ये 0th इंडेक्स पे है, ये 1st इंडेक्स पे है, तो नम्स ऑफ 1 मुझे क्या देगा? 14 देगा। ES6 ने सबसे ज्यादा जो काम किया है वो सिंटैक्स पे किया है। किस पे किया है? सिंटैक्स शॉर्टनिंग पे किया है। सिंटैक्स बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया, स्मार्ट कर दिया ES6 ने। तो अब जरा उसकी 1-2 हिंट्स देता हूं। तो आप किसी भी अरे का फर्स्ट इंडेक्स लेना चाहते हैं तो ये करते हैं ना, नम्स ऑफ 1। अगर मैं चाहता हूं अरे के सारे इंडेक्सेस को बारी बारी एक्सेस करो तो क्या करेंगे? नम ऑफ 0 करेंगे। ऐसे ही करेंगे ना जी? कोई इस पे मेरे ख्याल में डिफरेंट ओपिनियन किसी की नहीं होगी। इसको 2 करेंगे, इसको 3 करेंगे और इसको 4 करेंगे। तो 0, 1, 2, 3। तो 4 वाला क्या जाएगा अगर मैं आउटपुट दूं इसको? तो अनडिफाइंड। ठीक है, जब किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं होती या कोई वेरिएबल ही नहीं डिफाइन होता तो उसका अनडिफाइंड आता है। एनीवेज, ये एक तरीका है कि आप अगर अरे के हर इंडेक्स को एक्सेस करना चाहें। ES6 ने इस पे भी काम किया है। अगर मैं इस अरे को या इस अरे के पहले एलिमेंट को या मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं? लेफ्ट साइड पे अभी क्या हो रहा है? राइट साइड पे अरे स्प्रेड हो रही है और लेफ्ट साइड पे असाइन हो रही है। तो अब मैं पूरी अरे को असाइन नहीं करना चाहता। मैं क्या चाहता हूं? इस अरे में से पहला, दूसरा, तीसरा एलिमेंट निकाल के उसको वेरिएबल में सेव करो, या सिर्फ पहला एलिमेंट निकाल के सेव करो। तो मैं लेफ्ट साइड से भी स्क्वायर ब्रैकेट करूंगा और क्या लिखूंगा? n। ठीक, और फिर मैं या कोई भी लफ्ज लिख दे, मैं EL1 लिख देता हूं, एलिमेंट 1। और अगर मैं दोबारा जाके EL2 लिखूं तो इसका मतलब पता है क्या होगा? कि राइट साइड पे जो अरे है
उसका पहला एलिमेंट पकड़ो और उसको कहां सेव कर दो, EL1 में। नाउ यू डोंट नीड इंडेक्स। आप पहला एलिमेंट पकड़े, वो ऑटोमेटिकली करेगा, पहले एलिमेंट को किधर स्टोर कर देगा। लेट मी डू दैट फर्स्ट टू चेक कि ये होता है या नहीं होता। EL1, तो अगर सॉरी ब्राउजर में जाना, इधर ही जाना है, तो EL1 में उसने क्या दिया मुझे 12। दिस इज अनदर स्मार्ट वे ऑफ गेटिंग इंडिविजुअल एलिमेंट फ्रॉम एन अरे यूजिंग दिस स्प्रेड काइंड ऑफ सिंटैक्स, ठीक है। अब अगर आप तैयार हैं, टाइम वैसे हमारा पूरा हो चुका है, तो आखिरी चीज रेस्ट ऑपरेटर भी बता दूं। हैं दोनों सेम, 3 डॉट्स, बाज औकात ये रेस्ट कहलाएंगे, बाज औकात ये स्प्रेड कहलाएंगे। तो कहां रेस्ट होंगे कहां स्प्रेड होंगे ये बता देना होगा। अब आप देखें कि अगर मैं लिखता हूं ना E1, तो E1 में कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है, यहां से पहली। E2 में कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है, यहां से। अब बाकी वैल्यूज हमें नहीं चाहिए, यानी बाकी वैल्यूज इंडिविजुअली हमें नहीं चाहिए, तो मैं यहां पे कॉमा दे के ये देता हूं डॉट 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 और आर, कोई भी वेरिएबल नेम दे दे। आर का मतलब यहां मैंने रेस्ट लिखा है। रेस्ट का मतलब क्या है, रेस्ट ऑफ वैल्यूज। रेस्ट का मतलब क्या है, अगर मैं ये लिखता आर, तो इस आर में मुझे क्या मिलता, तीसरी वैल्यू विच इज 46। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे इस आर के पीछे क्या लगा दूं, डैश डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये है कि इस पूरी अरे का जो पहला एलिमेंट है उसको असाइन करो पहले वेरिएबल में, जो दूसरा एलिमेंट है उसको असाइन करो दूसरे वेरिएबल में, और चूंकि तीसरे पे आ रहा है डॉट डॉट डॉट, तो इसका मतलब है रेस्ट। एक पॉइंट याद रखिएगा, जब भी आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते वक्त डॉट्स लगा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, रेस्ट। मतलब असाइनी, एक तो होता है ना जो असाइन करने वाला, असाइन करने वाला ये, और एक वो है जहां असाइन हो रही हैं। तो जहां असाइन करने वाला है उसके अगेंस्ट वो क्या होगा, स्प्रेड। जिसमें असाइन हो रही है वहां क्या होगा, रेस्ट। तो अब क्या आएगा इसमें आउटपुट, अगर मैं आर को बोलूं तो मुझे कोई बता सकता है आर में क्या आएगा, 2 वैल्यूज अरे की फॉर्म में आ जाएंगी। इसका मतलब रेस्ट क्या है, लेट मी शो यू, 46 एंड 78। मैंने क्या बोला, यहां से इस पूरी को स्प्रेड करो, पहली वैल्यू उठाओ इस वेरिएबल में स्टोर करो, दूसरी उठाओ इसमें स्टोर करो, बाकी जितनी भी बचती हैं वो सारी उठा के किसमें दे दो, आर में दे दो। तो 2 बचती हैं, 3 बचती हैं, तो मल्टीपल वैल्यूज ग्रुपिंग की सूरत में जाहिर आ रही होती है ना। तो अब एक ही कॉन्सेप्ट में आपने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर। जी जी, आर एक वेरिएबल है, यहां पे आप कुछ भी दे दें भाई, रिमेनिंग पूरा डिस, यस एग्जैक्टली। यहां मैं मिसाल दे देता हूं, यहां पे ये है जी, अब पहली वैल्यू E1 में आएगी 12, E2 में आएगी 14, रिमेनिंग जितनी भी हैं वो इसमें आ जाएंगी। ऑब्वियसली कलेक्शन ऑफ वैल्यूज तो होती है रही हमें पहले पता। क्या रेस्ट ऑपरेटर, अभी लेफ्ट राइट की उलझन में ना पड़े, क्योंकि जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन में भी रेस्ट आएगा, वहां तो लेफ्ट राइट होगा ही नहीं। इस केस में कह सकते हैं, इस केस में कह सकते हैं, जो मैंने मिसाल दी ना आपको, कि जहां पे वैल्यू असाइन हो, जो वैल्यू असाइन कर रहा होगा उसके साथ डॉट लगे होंगे तो वो क्या होगा, स्प्रेड ऑपरेटर। और जिसमें जहां असाइन हो रही होंगी वो क्या होगा, रेस्ट ऑपरेटर। अभी जब मैं फंक्शन में इसको इस्तेमाल करूंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बहरहाल समझ आ गई है, इसने मेरा बहुत सारा टाइम ले लिया, बट आई बिलीव कि आपको अंदरूने खाना क्या खिचड़ी पक रही होती है ये समझ आ गई है? ज्यादा डेप्थ इसलिए गया हूँ कि ये जीशान साहब रोज मुझे क्लास के बाद आगे ना परेशान करते हैं, परेशान नहीं करते मतलब मुझे ज़दोकूब करते हैं, भाई आपने ये भी समझाना है, ये भी समझाना है, ये भी तो मैंने इनसे कल भी रिक्वेस्ट की, भाई मुझे जितना कहेंगे समझा दूंगा, मेरा तो काम ही यही है। बट नहीं, इट्स ए गुड पॉइंट। अगर ये सारे लोगों को अच्छा लगा तो बहुत अच्छा, लेकिन मैं कल फीडबैक लूंगा कि अगर इतना डेप्थ में जाना जरूरी है मेरे लिए तो फिर ठीक है, अगर इतना डेप्थ में जाना जरूरी नहीं है तो फिर मैं ऊपर से जाऊं और फिर ES6 के फीचर को तब डिस्कस करूं जब साथ साथ इनकी जरूरत हो। क्योंकि अभी मैंने आपको स्प्रेड और रेस्ट बता दिए, अब आप सारे मुंह उठा के देख रहे होंगे और घर तक ये सोचेंगे यार ये यूज कहां पे होंगे, मैं क्या बताऊं क्या कहां यूज होंगे, अभी तो आपने पढ़े। तो मैं इसलिए कह रहा था कि जो भी ES6 के फीचर हम उस वक्त पढ़ेंगे जब हम उसे कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में
यूज करेंगे रिएक्ट में, तो फिर हम साथ साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी घर तक जा पहुंच गए कि सर ने पूरा 1.5 घंटा तो लगा लिया स्प्रेड और ये तो बताया ही नहीं यूज कहाँ पे करेंगे। तो भाई अभी कैसे बता सकता हूँ मैं? हाँ ठीक होगा, नो वरीज, आई एम एब्सोल्युटली फाइन।